ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यू यूनिट। तो सॉइल की न्यू यूनिट स्टार्ट करनी है हमको आज। तो कुछ फोटोग्राफ्स आपके सामने दिख रहे हैं। इन फोटोग्राफ्स की हेल्प से हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट का नेम क्या है वो तो मैं बताता रहूंगा आगे। इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी सी लेंथी है, और इस यूनिट के बाद आपको कुछ सॉइल में ज्यादा टफ फिर लगेगा नहीं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले क्या हमने अपनी लाइफ में, ये अगर मैं आपसे बोलूं ये क्या है, ये भैया फेलियर्स है, सॉइल के फेलियर है। क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ इस टाइप के फेलियर्स देखे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो बोलोगे हाँ सर देखे। हम गए हैं तो हमने कभी, आप पहाड़ों के बीच में से निकले हो जहां पर जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वो तो वहां की जो रोड्स होती है, वहां की रोड से कुछ स्टेप्स ही होती है भाई। पहाड़ों के बीच में आपकी रोड निकलती है, नो डाउट देखें। तो क्या आपने इस टाइप से पत्थर गिरे हुए देखे हैं? आप कभी भी किसी भी हिली स्टेट में जाओगे, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, तो वहां पर एक वार्निंग हमेशा लिखी रहती है, भूस्खलन हो सकता है, कृपया ध्यान से चलें। भूस्खलन का मतलब क्या होता है? लैंडस्लाइड, मतलब थोड़ा सा पत्थर गिर के रोड पर आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो बहुत बार गया हूं, तो मैंने तो वहां पर हर जगह वार्निंग देखी कि कुछ पोर्शंस में क्या होता है, लिखा रहता है कि भूस्खलन हो सकता है, मतलब मिट्टी या पत्थर गिर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से चले रोड पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फेलियर्स है। रोड डैमेज हो गई, पोर्शन टूट गया, यहां पर आपने एक एम्बैंकमेंट बनाया था। ये क्या है? एक एम्बैंकमेंट, रोड है, एम्बैंकमेंट क्या होता है? फिलिंग होती है। अगर मुझे किसी रोड को दूसरे एरिया से आइसोलेट करना है ना, तो हम क्या करते हैं? एम्बैंकमेंट बना देते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देखो रोड्स हैं, मिट्टी पूरी नीचे गिर गई है, ये भूस्खलन है। तो आप देख लो, पहाड़ों के बीच में से निकलोगे तो इसके होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फेलियर है सॉइल के। मैं आपसे और आगे दिखाऊं तो देखो, ये जो आपका रॉक मास था, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट था, यहां से ये, अब देखो ये भी आपका टूट गया। ये पूरा पूरा एक इंक्लाइन प्लेन पे क्या हुआ? इसका फेलियर हो गया। ध्यान से देखना, यहां पर फेलियर हो गया, यहां पर फेलियर हो गया। इसी तरीके से आप देखते हो यहां पर भी सॉइल का फेलियर है, और ये सारे सॉइल के फेलियर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, अगर आपने एक चीज ध्यान से देखी तो कहीं ना कहीं जितने भी फेलियर्स है ये इंक्लाइंड है। अगर मैं आपसे बात करूं, आप ये फेलियर्स को देखोगे, देखो ये जो फेल हुआ है, पहले यहां से देखो, अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से यहां से लेके कुछ बिल्कुल स्ट्रेट था, है ना, कुछ इस तरीके से, बट क्या हुआ? आपकी एक इंक्लाइंड फेलियर हो गया। यहां पर भी आप देख सकते हो, तो यहां पर भी जो फेलियर हो रहा है कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है। अगर हम बात करें तो यहां पर फेलियर, यहां पर भी आपका फेलियर क्या है? इंक्लाइंड है। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर भी मेरा फेलियर थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ये मेरा एम्बैंकमेंट जो है वो भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है, ये भी इंक्लाइंड है। तो आप देख सकते हो हर जगह आपको इंक्लाइंड फेलियर जैसा कुछ दिख रहा है, मतलब जो फेलियर हुआ है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर हुआ है। मैं कह रहा हूं आपसे कि भैया मेरी एक सॉइल मास था कुछ इस तरीके से, और सॉइल मास मान लो मेरा दब गया, है ना, अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, मान लो मेरा सॉइल मास है, और मैं इसको यहां से थोड़ा इरेज कर देता हूं, मेरा सॉइल मास अगर इस तरीके से दब गया तो ये इंक्लाइंड फेलियर नहीं हुआ। दिस इज वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, सॉइल के बहुत डिफरेंट सेटलमेंट फेलियर्स हैं। जब मैं आपको कंसोलिडेशन पढ़ा रहा था, इससे प्रीवियस यूनिट मैंने आपको कंसोलिडेशन पढ़ाई थी, तो कंसोलिडेशन में मैंने हमेशा विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेशन हमने क्या डिटरमाइन करा था? सेटलमेंट ऑफ सॉइल। और सेटलमेंट ऑफ सॉइल की डेफिनेशन मैंने क्या कहा कि आपको वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉइल इज नोन एज सेटलमेंट। तो अगर हम बात करें तो क्या इस फेलियर को आप सेटलमेंट बोलोगे? नहीं, ये सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट क्या होता है? वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट। और यहां पर अगर हम देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड प्लेन है जहां पर सॉइल का फेलियर हो गया। देखो ये सारे इंक्लाइंड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो मेरा फेलियर हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे प्लेन, सॉइल मास है, सॉइल मास का एक ऐसा प्लेन है जो कि इंक्लाइंड है, वो इंक्लाइंड प्लेन मेरा फेल हो चुका है। और इस टाइप के फेलियर को मैं बोलता हूं शीयर। इस टाइप के फेलियर को मैं बोलता हूं शीयर फेलियर। और मेरी यूनिट का जो नाम है वो है आपका शीयर स्ट्रेंथ। क्या नाम है मेरी यूनिट का? शीयर स्ट्रेंथ। तो आज हम शीयर स्ट्रेंथ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम शीयर स्ट्रेंथ की बात करें
तो यहां पर आप देखो, अभी मैं आपको स्ट्रेंथ तो मैंने, देखो यूनिट का जो नाम है हमारा वो शियर स्ट्रेंथ। अभी यूनिट तो मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा यूनिट को सबसे पहले फेलियर से स्टार्ट करना चालू करूंगा, है ना, ताकि क्योंकि ये जनरल फेलियर्स, हमने कौन ऐसा सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होगा, अरे मैं तो बोलता हूं सिविल का, मैकेनिकल का ले लो, इलेक्ट्रिकल का ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लो, ये जितने भी फेलियर्स मैंने आपको दिखाए हैं, ये सारे फेलियर्स आपने लाइफ में कभी ना कभी तो देखे ही होंगे, कि पहाड़ से इस तरीके से फेलियर्स आपने देखे होंगे, या रोड इस तरीके से डैमेज होगी। तो ठीक है, मैंने आपको बोला जितने भी फेलियर्स हैं, इन फेलियर को मैंने बोला शियर फेलियर। शियर फेलियर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं शियर फेलियर क्या होता है, सिंपल सी बात है, उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा शियर स्ट्रेंथ। अगर मुझे शियर फेलियर पढ़ना है, देखो मैंने आपको सारे फेलियर्स दिखा दिए, मैंने आपको बोला देखो किसी ना किसी, अगर वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको मैं सेटलमेंट बोलता हूं, बट अगर कोई एक इंक्लिनेशन में फेलियर हो रहा है तो उसको मैं सेटलमेंट नहीं बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं शियर फेलियर। शियर फेलियर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा शियर स्ट्रेंथ, जो कि आपकी यूनिट का नाम है। अब शियर स्ट्रेंथ क्या होता है भैया? सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ मतलब किसी भी मटेरियल की ताकत। अभी हमारा मटेरियल कौन सा है? अभी मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? सर आप हमको सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, यहां पर मैं जो ताकत की बात करूंगा, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? ताकत। तो यहां पर जो मैं आपसे ताकत की बात कर रहा हूं वो ऑब्वियसली सॉइल की ताकत होगी, इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आप समझो शियर स्ट्रेंथ क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ सॉइल और द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, द स्ट्रेंथ of soil to resist shear stresses, is known as shear strength, क्या बोला मैंने? अगर सॉइल मास पर या सॉइल के किसी भी प्लेन पर, प्लेन मतलब क्या होता है? एरिया, अगर उस प्लेन पर या क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एरिया पर ही शियर स्ट्रेस लगता है, आपको अच्छे से पता है। हम फोर्स भी लगाते हैं तो वो एक एरिया पर लगता है ना, वो हमने चीजें डिस्कस करेंगे सारी की सारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो अगर मैं शियर स्ट्रेंथ की बात करूं, सॉइल की वो कैपेसिटी है, सॉइल की वो स्ट्रेंथ जो रेजिस्ट करता है शियर स्ट्रेसेस को, उस कैपेसिटी को या उस स्ट्रेंथ को मैं बोलूंगा शियर स्ट्रेंथ। दैट मींस अगर सॉइल के किसी भी एरिया पर या प्लेन पर आपका एक्सटर्नल लोड की वजह से, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके सॉइल मास पर किसी भी एक्सटर्नल लोड की वजह से, एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो भी लोड लगा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको चीज बता देता हूं पहले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत यहां पर यूज होंगे, याद रखना कि शियर स्ट्रेंथ यूनिट में आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे बात क्या करी, अगर ये एक एरिया है, इस एरिया पर जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो इस एरिया पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ये जो एरिया है जिसमें फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स है, तो इस एरिया पर जो फोर्स लग रहा है, उस एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, अब मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया पर कौन सा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जिसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस। और अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कोई एक एरिया है जहां पर पैरेलल फोर्स लग रहा है, अब देखो इस एरिया पर यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और इस एरिया पर यहां पर पैरेलल फोर्स लग रहा है, तो अगर जब किसी भी एरिया पर पैरेलल फोर्स लगता है तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस एरिया पर वो होगा आपका शियर स्ट्रेस। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, मैं आपको बताता हूं, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, लाइक इस जगह यहां पर एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन आया जहां पर एक्सटर्नल लोड की वजह से, अब आप बोलोगे सर यहां पर तो मुझे एक्सटर्नल लोड दिख नहीं रहा, क्यों? सॉइल है, सॉइल पे तो एक्सटर्नल लोड है, या इसके ऊपर जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी तो एक्सटर्नल लोड है। अगर मान लो मैं यहां की बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं जो ऊपर निकल गया, इसके ऊपर एक चट्टान का लोड नहीं है क्या? ये पूरी की पूरी चट्टान जो है, तो सिंपल सी बात क्या है कि आपका इस सॉइल जितना भी फेलियर हुआ है, इसके जिस अलोंग द प्लेन ये फेलियर हुआ है, इस प्लेन पर या एरिया पर एक्सटर्नल लोड की वजह से इतना ज्यादा शियर स्ट्रेस डेवलप हो गया कि सॉइल की जो खुद की शक्ति थी, जिसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ,
सॉइल की जो खुद की शक्ति थी जिसको हम बोलते हैं shear strength, सॉइल इतनी shear strength गेन ही नहीं कर पाई क्योंकि एक्सटर्नल लोड की वजह से एक एरिया पर या एक प्लेन पर इतना shear stress डेवलप हो गया, एक्सटर्नल shear stress इतना डेवलप हो गया कि इंटरनल जो था, जो रेजिस्टेंस होता है, जो सॉइल अपने अंदर खुद डेवलप करेगी, वो डेवलप ही नहीं कर पाई और सारी जगह क्या हो गया, सॉइल का आपका फेलियर हो गया। सारी जगह क्या हो गया, सॉइल का आपका फेलियर हो गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं तो ये जितने भी प्लेन पर ये फेल हुआ है, यहां पर 100% shear स्ट्रेस की वजह से फेल हुआ है। तो अगर हम shear फेलियर की बात करते हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल और द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टू रेजिस्ट एक्सटर्नल, मैं लिख देता हूं यहां पर एक्सटर्नल shear स्ट्रेसेस। और एक्सटर्नल shear स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होते हैं कि अगर किसी भी एरिया पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है, जैसे मान लो यहां पर मैंने लोड लगाया ना, तो अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड जैसे एक्सटर्नल shear स्ट्रेस डेवलप हुआ और सॉइल अपने अंदर इंटरनल डेवलप करेगी टू रेजिस्ट। ठीक है, इसको मैं यहां पर इरेज कर देता हूं, ज्यादा कुछ काम का था नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें shear स्ट्रेंथ, आपको समझ में आ गया। व्हेन, अब ध्यान से देखना, व्हेन एक्सटर्नल shear stress, when external shear stress, अब मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, develop due to external load, develop due to load, ये strength मटेरियल कॉन्सेप्ट है, develop due to load is more than the shear strength, when external shear stress developed due to load is more than shear strength of soil, then shear failure occurs at a plane। अगर आपका, मैंने आपसे क्या लिखा कि अगर आपका एक्सटर्नल shear स्ट्रेस, ध्यान से देखना, अगर आपका एक्सटर्नल मतलब जो लोड लग रहा है उसकी वजह से तो shear स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और सॉइल ने अपने अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप करा, अगर वो ज्यादा है तो सॉइल का shear फेलियर हो गया। और अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज shear फेलियर, क्वेश्चन ये बनता है व्हाट इज shear फेलियर। shear फेलियर को आप डिफाइन कैसे करोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज shear फेलियर, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्या एक्सटर्नल स्ट्रेस है, क्या इंटरनल स्ट्रेस है, आपको ये चीज समझ में आ गई। बट अगर मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछूं कि आप बस मुझको सिंपल सी बात बताओ कि व्हाट इज shear फेलियर, तो आप बोलोगे सर देखो सिंपल सी बात है, अगर हमने इस सारे फेलियर्स को देखा तो यहां पर जितने भी सॉइल पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो गए। shear फेलियर की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे shear फेलियर की सिंपल सी डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ shear फेलियर, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे shear फेलियर में जितने भी सॉइल पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव हो गए। मान लो दो पार्टिकल ऐसे थे तो एक पार्टिकल इधर आ गया, एक पार्टिकल इधर आ गया। तो सिंपल सी डेफिनेशन है व्हाट इज shear फेलियर, ध्यान से देखना, व्हाट इज shear फेलियर, व्हेन soil grains move और रोल्स, मतलब घूम, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में घूम जाना। when soil grains moves or rolls with respect to each other, is known as shear failure, is known as shear failure। तो मैंने आपसे क्या बताया कि जब किसी भी सॉइल मास में सॉइल पार्टिकल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव हो जाए, या एक दूसरे के, मान लो दो सॉइल पार्टिकल ऐसे थे, एक तो ये ऐसे ही मूव हो जाए या फिर रोल होकर मूव हो जाए, इस तरीके से रोल होकर मूव हो जाए। जनरली देखो जब shear फेलियर होता है तो सॉइल पार्टिकल्स अपने ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं, मतलब मूव हो जाते हैं, तो उस फेलियर को हम क्या बोलेंगे, shear फेलियर। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि इस यूनिट को पढ़ने का मेरा मकसद क्या है, what is the purpose of
ऑफ स्टडीइंग shear strength यूनिट। इस यूनिट को पढ़ने का आपका मकसद क्या है? इस यूनिट को पढ़ने का आपका दो ही मकसद है। इस यूनिट को पढ़ने का आपका दो ही मकसद है, दो ही मकसद मेरे नहीं है। एक तो मुझे वो प्लेन चाहिए जहां पर फेलियर होगा। एक तो मुझे वो, देखो अगर मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, अगर मुझे इस सॉइल मास का, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर रोड बनाई है, क्या बनाई है मैंने, देखो ये एक ब्लंडर है। क्यों ब्लंडर है? अगर देखो मुझे नहीं पता ये, अगर ये अर्थक्वेक के कारण डैमेज हुआ तो मुझे नहीं पता, बट अर्थक्वेक नहीं आया, क्योंकि देखो अर्थक्वेक में तो फिर कुछ भी डैमेज हो जाएगा ना। बट मान लो यहां पर इस जगह अर्थक्वेक नहीं आया, तो देखो यहां पर रोड बनी हुई है। जब पहाड़ों के बीच में रोड बनती है ना, तो बहुत ध्यान से उस रोड को बनाना पड़ता है। आपको सॉइल की एक एक प्रॉपर्टी बहुत तरीके से पढ़नी पड़ती है। पहाड़ों के बीच में खिलवाड़ नहीं होता, क्योंकि दूसरी तरफ खाई होती है, फिर देखो दूसरी तरफ खाई है। यहाँ पर ये खाई दिख रही है आपको, नीचे गिर जाता है और रोड डैमेज होगी तो चल जाता है। कोई ट्रक मान लो, ट्रक चलता है तो अगर ऐसे डैमेज होगा तो दिक्कत है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है कि शियर स्ट्रेंथ यूनिट में सबसे पहले तो हम उस प्लेन को, कि किस एंगल पर शियर फेलियर हो सकता है। शियर फेलियर का मतलब है एक ऐसा प्लेन होगा, एक ऐसा सॉइल मास के अंदर कमजोर प्लेन हो सकता है कि अगर आपने लोड ज्यादा लगा दिया तो एक्सटर्नल लोड की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। और अगर वो शियर स्ट्रेस उस प्लेन पर लग गया, अगर वो शियर स्ट्रेस उस ऐसे प्लेन पर लग गया जहां पर सॉइल अपनी शियर स्ट्रेंथ ज्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा, तो फिर आपका शियर फेलियर हो जाएगा। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग शियर स्ट्रेंथ यूनिट? इन दिस यूनिट we will determine the plane, मतलब एरिया ऑफ, या आप इंक्लाइंड प्लेन लिख सकते हो। इन दिस वी विल डिटरमाइन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ, इन दिस वी विल डिटरमाइन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ शियर फेलियर। एक तो हमें वो प्लेन चाहिए कि कहां पर शियर फेलियर हो सकता है, ये मेरा मकसद होगा इस यूनिट को पढ़ने का। और दूसरा कि वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है जिस पर सॉइल का फेलियर हो जाएगा। देखो दो चीजें होती है, सॉइल का फेलियर हम डिटरमाइन करेंगे तभी तो हम उस सॉइल पर उतना लोड नहीं लगाएंगे। तो दैट मींस वी विल डिटरमाइन द प्लेन ऑफ शियर फेलियर, एंड सेकंड वी विल डिटरमाइन the maximum value of shear stress, the maximum value of shear stress, या अभी मैक्सिमम वैल्यू shear stress कौन सा है? जो कि आपका लोड, एक्सटर्नल लोड की वजह से ही डेवलप हुआ है। We will determine the maximum value of shear stress due to which shear failure occurs. तो हम क्या करेंगे? हम दो चीजें करेंगे। हम सबसे पहले एक ऐसा प्लेन डिटरमाइन करेंगे सॉइल के अंदर कि किस एंगल पर सॉइल का शियर फेलियर हो सकता है। वो प्लेन कौन सा होगा, कितने एंगल पर हो सकता है। और दूसरा हमें वो फेलियर स्ट्रेस भी डिटरमाइन करना है जिसकी वजह से सॉइल में शियर फेलियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैंने क्या करा, हम क्या करेंगे, सॉइल का शियर फेलियर हम डिटरमाइन कर लेंगे कितने प्लेन पर हो रहा है और कितने स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो अगर ये हमने डिटरमाइन कर लिया तो हम क्या करेंगे, हम ये खास करके ध्यान रखेंगे कि इस प्लेन पर कभी भी, इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जो प्लेन है जहां पर शियर फेलियर हो सकता है उस प्लेन पर हम कभी भी इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस को लगने देंगे ही नहीं, तो शियर फेलियर होगा ही नहीं। तो ये ऐसा आपने देखा होगा, पहाड़ों पर रोड बनी हुई होती है, पहाड़ों पर रोड बनी हुई होती है जो बरसों बरसों तक चलती, कभी भी डैमेज ही नहीं होती, क्योंकि वो रोड जो बनाई जाती है वो सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करके बनाई जाती है। और मैंने आपको बोला कि जितने भी स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं वो किस पर डिपेंड होते हैं? स्ट्रक्चर्स on soil, structures on soil designed on the basis of
इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। तो भैया ये शेयर स्ट्रेंथ भी आपकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में आपको बहुत अच्छी, हर एक यूनिट में मैंने आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी का पढ़ाया कि हम जो किसी भी स्ट्रक्चर, लाइक अगर मैं कोई फाउंडेशन डिजाइन कर रहा हूं, मान लो मैंने अपना घर डिजाइन करा या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग डिजाइन करी, तो उस जगह जो डिजाइनिंग में करूंगा किसी भी स्ट्रक्चर की, वो कभी भी इंडेक्स प्रॉपर्टी पर नहीं होती है। लाइक वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो, दीज आर इंडेक्स प्रॉपर्टीज। किसी भी स्ट्रक्चर की जो डिजाइनिंग होती है सॉइल पर, वो हमेशा डिजाइनिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। और आपको शायद ये पता होगा कि ये मेरी लास्ट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है। सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको क्या कराया, मैंने आपको कंप्रेशन पढ़ा दिया, मैंने आपको सेटलमेंट पढ़ा दिया, कंसोलिडेशन पढ़ा दिया, कॉम्पैक्शन पढ़ा दिया, परमेबिलिटी पढ़ा दिया। ठीक है, जो लास्ट हमारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बच रही है वो कौन सी है आपकी, शियर स्ट्रेंथ। वो कौन सी है आपकी, शियर स्ट्रेंथ। तो हम कुछ हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई चीज है। देखो ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट को अगर शुरुआत से पढ़ना आपने चालू नहीं करा तो फिर आपको आगे आगे इस यूनिट में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अभी इन चीजों पर तो मैं आगे आऊंगा, ये चीजें आपके काम की नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको लिखने का भी मौका दूंगा। चलो आप लिख लो उसको थोड़ा, शियर फेलियर यहां से मिटा देता हूं, है ना, इसको हम लोग मिटा देते हैं यहां से। यहां से आप लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं इनको रिमूव कर दूंगा। लिखते जाओ, लास्ट में चलना। ठीक है, अब अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, इसको हटा देते हैं, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो कभी भी किसी यूनिट को पढ़ो ना, हमेशा हमें यह पता होना चाहिए कि हम उस यूनिट को पढ़ तो रहे हैं, हमें यह तो पता लग गया कि भैया बहुत से फेलियर्स हो रहे हैं। हमेशा उस यूनिट की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि क्यों हम उस यूनिट को पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको यहां पर ओनली फेलियर्स एक्सप्लेन करे हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ shear strength। कहां कहां shear strength का रोल आता है इन द डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ shear strength। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है कि अगर सॉइल पर, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी से ज्यादा, बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि अगर उस पर कोई लोड लग रहा है, सॉइल के ऊपर कोई लोड रहा है, कौन सा लोड, नॉर्मल लोड, वर्टिकल लोड, अगर सॉइल के ऊपर, और भी रीजंस है। अगर सॉइल में आपसे पूछूं सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर सॉइल में अगर सेटलमेंट हो जाता है, सॉइल अगर आपकी दब गई, मान लो आपने घर बनाया, आपने घर आप क्यों बनाओगे, किसी भी एक्स, आप, मैं तो ये चाहूंगा कि आप अच्छे घर बनाओ, किसी भी एक्स पर्सन ने एक घर बनाया और उसकी फाउंडेशन सेटल हो गई, तो फाउंडेशन का जो सेटलमेंट होता है वो टोटली डिपेंड किस पर होगा, आपका बियरिंग कैपेसिटी पर। ठीक है, किस पर डिपेंड होगा, आपका बियरिंग। वैसे मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर चुका हूं, बियरिंग कैपेसिटी, सेटलमेंट में बार-बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि हम अपने सॉइल मैकेनिक्स की अब आखिरी की यूनिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी की यूनिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यार ये कॉन्सेप्ट आपको मैं फर्स्ट यूनिट से लेकर अभी तक बार-बार बता चुका हूं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुरुआत की यूनिट्स तो है नहीं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ shear strength क्या होता है कि जो हमारे द डिजाइनिंग ऑफ फाउंडेशन, द design of foundation, the design of any foundation, the design of any foundation, कोई भी फाउंडेशन जो हम डिजाइन करते हैं, लाइक पाइल फाउंडेशन या आइसोलेटेड फुटिंग, जो भी हम फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं, वो डिपेंड करती है, द डिजाइन ऑफ एनी फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन बियरिंग कैपेसिटी, डिपेंड्स ऑन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डिपेंड्स ऑन बियरिंग capacity of soil
और जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी होती है वो टोटली डिपेंड होती है shear strength ऑफ सॉइल। भाई किसी भी फाउंडेशन का जो हम डिजाइन करते हैं, द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन डिपेंड्स ऑन द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड द बेरिंग कैपेसिटी और इसके बाद हम फाउंडेशन ही पढ़ेंगे। इसकी इस यूनिट के बाद हम लोग फाउंडेशन पढ़ेंगे, तो फाउंडेशन में हर जगह आपको बेरिंग कैपेसिटी मिलेगी एंड द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन shear strength। तो जब मैं फाउंडेशन आपको पढ़ाऊंगा उससे पहले आपका shear strength का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन shear strength। अब मैं आपको बताता हूं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। आप इस फोटो को देखो, ये फोटो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना। देखो बेयरिंग कैपेसिटी तो हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। बेयरिंग कैपेसिटी जनरली दो तरफ, देखो अगर यहां पर एक पाइल फाउंडेशन इस जमीन के अंदर है, इस ग्राउंड के अंदर है, तो इस पाइल फाउंडेशन को एक सपोर्ट तो मिल रहा है इसके साइड से। ये देखो ये पाइल फाउंडेशन, देखो ध्यान से देखना, मैं आपको ढंग से बताता हूं, उसको इरेज कर देता हूं, हड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। ये पाइल फाउंडेशन है, इस पर जो लोड लग रहा है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इस डाउनवर्ड की वजह से, अब ध्यान से देखना, इस डाउनवर्ड की वजह से आपका इस तरीके से फोर्स लगेगा। अब देखो ये फोर्स जो है इस वाले सॉइल, देखो जो मैं लाइन खींच रहा हूं वो लाइन देखना बस, ये वाली लाइन। अगर मैं आपसे इस सॉइल मास के बारे में बात करूं तो ये जो फोर्स लग रहा है इस सॉइल मास से कैसे लग रहा है, आप बोलो से पैरेलल लग रहा है। आप खुद बताओ कि ये जो फोर्स लग रहा है, इस पूरी पाइप पे जो फोर्स लग रहा है इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं यहां पर जो ये लाइन मैंने खींची है, मैं बोलूं इस सॉइल मास के परपेंडिकुलर लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो आप साफ साफ बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर लग रहा है। सर क्या बोलोगे, सर ये सर ये पैरेलल लग रहा है। सर देखो ये हर जगह फोर्स डाउन, देखो ना मैं बना रहा हूं, इसको बनावा नहीं है, ये देखो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है आपका, और डाउनवर्ड फोर्स पूरा से ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा मेंबर के अंदर। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो एक इस जहां पर मैंने एक येलो लाइन खींची है इसके पैरेलल लग रहा है। तो सॉइल क्या करेगी अपने अंदर, जैसे अब इस, अगर मैं इस प्लेन सॉइल के इस प्लेन की बात आपसे करूं, अगर मैं सॉइल के आपसे इस प्लेन मतलब एरिया की बात करूं, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसके पैरेलल लग रहा है। अब जब एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल लगा तो इस पर क्या डेवलप होगा, एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस। क्या डेवलप होगा, एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस। तो सॉइल अपने अंदर क्या करेगी, शियर स्ट्रेस डेवलप कर लेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो सॉइल ने अपने अंदर अपोजिट डायरेक्शन में, देखो डाउनवर्ड लोड लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे मेंबर पे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूट है इस सॉइल मास के पैरेलल लग रहा है, देखो ना ये जो ये देखो ये, अरे यार ये देखो इस जगह ये सॉइल मास जो कांटेक्ट में है, जो बिल्कुल कांटेक्ट में है पाइल फाउंडेशन के सॉइल मास, उसके पैरेलल लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सॉइल मास अपने अंदर अपने आप को बचाने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ या इंटरनल स्ट्रेस को जनरेट कर रही है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में कर रही है, पैरेलल। तो देखो ये दैट मींस अगर हम बात करें बेयरिंग कैपेसिटी, तो बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल पर जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, सॉइल पर जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, बेयरिंग कैपेसिटी उसको दो जगह से मिलती है। देखो एक तो स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी, वैसे अभी ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, बट मैंने एग्जांपल ले लिया। स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी क्या होता है, बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एंड बेयरिंग कैपेसिटी एंड स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी। एक तो इसको डाउनवर्ड, अब आपसे एक चीज मैं पूछता हूं, ये लोड ध्यान से देखना, ये जो लोड लग रहा है स्पाल फाउंडेशन में वो कौन सी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो मेरा स्ट्रेस इसको बचा रहा है वो नॉर्मल स्ट्रेस है। यहां पर जो स्ट्रेस मेरा बचा रहा है, देखो सॉइल ने, देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये देखो ये पाइल परपेंडिकुलर, अब सॉइल अपने अंदर परपेंडिकुलर स्ट्रेस, तो देखो ये इस पाइल फाउंडेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यहां पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है जो सॉइल को बचा रहा है वो है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और साइड से जिसको हम स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी बोलते हैं, यहां पर जो बचा रहा है, यहां पर कौन बचा रहा है आपका, ये देखो ब्लू कलर का, ये है आपका शियर स्ट्रेस। तो दैट मींस सॉइल की इस जगह जो प्रॉपर्टी फाउंडेशन का सेटलमेंट बचा रही है वो शियर स्ट्रेंथ है आपकी। इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो ही मजा आएगा, वरना पढ़ने में बिल्कुल ही मजा नहीं आएगा। सॉइल की प्रॉपर्टी जो सॉइल को इस साइड से बचा रही है वो सॉइल की शियर स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है। तो दैट मींस मैं खुला बोल सकता हूं, the design of any foundation depends on the bearing capacity and the bearing capacity of soil depends on the shear strength।
क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर इस पाइल फाउंडेशन को सॉइल की दो प्रॉपर्टी से बचा रही है। एक तो जो साइड से जिसको हमने स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी बोला, स्किन फ्रिक्शन कैपेसिटी मतलब क्या है, ये जो शियर स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप हो, दूसरे यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस आपका डेवलप होगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोल दिया, फॉर द डिजाइन ऑफ एनी फाउंडेशन, सिंपल सी बात है। सेकंड पॉइंट, इधर आओ, ये क्या है, ये क्या है, ये अगर ये भी छोड़ो, चलो छोड़ो, ये क्या है, यार क्वेश्चन बताओ, ये मैं रेड में डाल रहा हूं इसको, ये क्या है, ये रोड है। अगर आप देख सकते हो तो इसके पीछे मुझे खेत दिख रहा है, इसके पीछे मुझे खेत दिख रहा है। देखो हम क्या करते हैं, रोड को दूसरे एरिया से दूर, जैसे मान लो कोई भी नेशनल हाईवे बना हुआ है और वहां पर मान लो उस नेशनल हाईवे के पास में अगर पॉपुलेशन है तो क्या करते हैं, या फिर हमारा ग्राउंड लेवल नीचे, तो हम क्या करते हैं, सॉइल का एम्बैंकमेंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एम्बैंकमेंट। अब ये एम्बैंकमेंट क्या होता है, सॉइल की फिलिंग कर देते हैं, हम रोड लेवल से सॉइल की फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो जो हम रोड के साइड में जो एम्बैंकमेंट आता है, दैट मींस फॉर द डिजाइनिंग ऑफ एम्बैंकमेंट, सेकंड जो मेरा पॉइंट आएगा, फॉर द डिजाइन ऑफ एम्बैंकमेंट mainly depends on, mainly the designing mainly depends on shear strength, the designing mainly depend on shear strength। जो एम्बैंकमेंट की हम डिजाइनिंग करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एम्बैंकमेंट जो आपका है, मैं देखता हूं दोस्तों कोई फोटो ढंगा दिख रहा है क्या, देखो ये रहा एम्बैंकमेंट, ये भी सारे देखो ना इंक्लाइन, ये सारे एम्बैंकमेंट है। इन एम्बैंकमेंट की डिजाइनिंग शियर स्ट्रेंथ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि एम्बैंकमेंट भी आपका इंक्लाइंड होता है, पूरा वर्टिकल नहीं बना, समझ मेरी बात। तो जहां पर भी एक ऐसा फेलियर प्लेन हमको मिल गया जहां पर आपका शियर स्ट्रेंथ जो है ज्यादा डेवलप नहीं हो रही और एक्सटर्नल शियर स्ट्रेंथ जो लग रहा है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, तो सॉइल में आपका शियर फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात डिस्कस करूं तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था मेरा, देखो ये रहा, हाँ ये रहा, देखो रोड जा रही है, मैं यहीं पर लिखना चालू करता हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं मिटा दूं, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था कि भैया फाउंडेशन, फाउंडेशन की डिजाइनिंग डिपेंड करती है आपकी शियर स्ट्रेंथ पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओनली शियर स्ट्रेंथ पर, नॉर्मल स्ट्रेस पे भी डिपेंड करती है और शियर स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे देखो ये देखो पूरा एम्बैंकमेंट है, दैट मींस ये है एम्बैंकमेंट। इस एम्बैंकमेंट की जो डिजाइनिंग होगी वो मेनली डिपेंड होगी आपकी शियर स्ट्रेंथ पर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये क्या है, दिस इज डिजाइनिंग ऑफ, फर्स्ट पॉइंट हमारा फाउंडेशन हो गया, सेकंड पॉइंट हमारा एम्बैंकमेंट हो गया, थर्ड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो तो थर्ड पॉइंट आपका यहां पर क्या लिखा हुआ है, शीट पाइल, शीट पाइल। ये मैंने खुद आंखों से होते हुए देखा, ये सब देखा हुआ, ये एक्चुअली ये नहीं देखा। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं बोल देता हूं आपको, ये आपका कॉफर डैम, COFFER, कॉफर डैम, इन सब की डिजाइनिंग पर आप ध्यान से देखते हैं ना। ठीक है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका था, सेकंड पॉइंट हम एम्बैंकमेंट पे आ चुके हैं, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा शीट पाइल। अब देखना क्या होता है भाई, गवर्नमेंट का एक रूल है, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको एक सोसाइटी की डिजाइनिंग करनी है, ध्यान से देखना, आपको सोसाइटी की डिजाइनिंग करनी है। अब सोसाइटी मल्टी सोसाइटी, रेसिडेंशियल सोसाइटी जो होती है, जिसमें आजकल देखा होगा आपने दिल्ली NCR में बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, तो होता क्या है कि सोसाइटीज में जब आप किसी मॉल में जाते हो, चलो छोड़ो मॉल में तो कभी गए होंगे, बोलोगे सर मॉल में तो हम बहुत बार गए, मॉल की पार्किंग कहां होती है, मॉल की पार्किंग कहां होती है, आप बोलोगे सर हम तो बाहर रोड पर लगा के आते हैं, तो फिर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी उठाकर ले जाती होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉल की पार्किंग कहां पर होती है, तो आप बोलोगे सर मॉल की पार्किंग बेसमेंट में होती है। भाई जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है ना, जैसे हम गाड़ी चला कर गए तो वो रोड है, वो रोड क्या है, ग्राउंड लेवल है। जो हमारा मॉल का ग्राउंड फ्लोर है वो भी ग्राउंड लेवल पर है।
बट जो मॉल की पार्किंग होती है वो उसके बेसमेंट में होती है। आज मैंने तो इतने बड़े बड़े मॉल्स में देखे कि 4 से 5 नीचे फ्लोर पे जाओगे उसकी पार्किंग है। एक्चुअली 3 देखे मैंने, सॉरी 4 नहीं देखे, 3 देखे। 3 फ्लोर आप नीचे जाओ, दैट मींस ग्राउंड लेवल से हम कहीं ज्यादा नीचे चल जाते हैं। अब ध्यान से देखना तो क्या हो रहा है। अब आप इधर ध्यान से देखो कि मान लो इस जगह मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, बट मॉल में आपकी बेसमेंट पार्किंग भी बनाई जाएगी। तो ये देखो, इसको मैं इरेज यार इसको इरेज करता हूं, बस इस बार इसको इरेज करता हूं पूरा नहीं, ठीक। तो क्या है, ये मॉल का आपका ग्राउंड लेवल है, यहां पर आप एंट्री लोगे अपने दोस्तों के साथ, बट ये पूरा पोर्शन को एक्सकेवेट करा जा रहा है, पोर्शन को खोदा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस जगह बनेगी आपकी पार्किंग। तो एक गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट लेबर्स के फेवर में रूल्स बनाती है। वो रूल्स क्या, मैं आपको बता देता हूं। गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप जमीन के नीचे खुदाई कर रहे हो ना, ध्यान से देखना, ये आप जब कभी कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो आपको ये मिलेगा। जब हम जमीन के नीचे खुदाई करते हुए जाते हैं ना, तो मिट्टी जो साइड की है, देखो ना हमने खुदाई किस पोर्शन की करी है, बट ये साइड वाला पोर्शन तो आपका खाली है। तो गवर्नमेंट आपसे बोलती है, गवर्नमेंट का रूल है कि जब, अब वो रूल 2 मीटर का या 3 मीटर का, 5 मीटर का, मेरे ख्याल से वो 5 मीटर को एग्जैक्ट पता नहीं है, कि 2 मीटर की मिट्टी अगर आप खोद रहे हो या लेबर से खुदवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 मीटर तक का ठीक है। बट अगर आप 2 मीटर से नीचे की मिट्टी लेबर से खुदवा रहे हो ना, तो आपको सॉइल को सपोर्ट देना पड़ेगा, और इस सपोर्ट को हम बोलते हैं शीट पाइल। क्योंकि अगर मान लो लेबर नीचे मिट्टी खोदती जा रही है और कल को मिट्टी कोलैप्स हो गई, कल को मिट्टी क्या होगी, कोलैप्स हो गई, तो वही लेबर की हेल्थ पर बात, मतलब लेबर की लाइफ पर ही बात आ सकती है। और हम जब भी देखो, हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, कंस्ट्रक्शन का पहला रूल जो होता है वो क्वालिटी नहीं होता है, पहला रूल होता है सेफ्टी देन क्वालिटी। जब भी कंस्ट्रक्शन में आप घुसोगे ना, तो सबसे पहला जो पॉइंट बताया जाता है, वो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी का जो पॉइंट होता है ना, वो सेफ्टी, और सेफ्टी के बाद हमको क्वालिटी मेंटेन करनी है। ऐसे नहीं कि क्वालिटी मेंटेन करने के चक्कर में आप सेफ्टी भूल जाओ। तो कंस्ट्रक्शन का एक रूल है, सेफ्टी फर्स्ट। तो जब आप इसको एक्सकेवेट कराओगे तो यहां पर हमें लगता है सपोर्ट, देखो ये शीट्स हैं, पतली पतली शीट्स हैं, जो हमने क्या करा, ग्राउंड के यहां पर फिक्स कर दी, ताकि जो, अब देखो ध्यान से, ये लोग यहां पर नीचे काम कर रहे हैं ना, अगर आप इस शीट पाइल को नहीं लगाओगे तो हो सकता है मिट्टी इनके ऊपर ढह जाएगी। तो आप चाहोगे ऐसा, भाई जो इधर ही मेहनत कर रहे हैं, तो हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए मिट्टी के साइड में क्या करते हैं, शीट पाइल लगा देते हैं। तो फॉर द डिजाइनिंग ऑफ शीट पाइल, फॉर द डिजाइनिंग ऑफ शीट पाइल, ये शीट पाइल कितनी थिकनेस की होगी, ये सब डिपेंड करता है आपका सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पर। ये चीजें बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आपको पता होगा कि मैं बुक से थोड़ा सा अलग जाता हूं, बुक से मैं 40% अलग जाता हूं, और ये चीज आपको बुक में लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो हमने क्या बोला, फॉर द डिजाइनिंग ऑफ शीट पाइल, द डिजाइनिंग ऑफ शीट पाइल डिपेंड्स ऑन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया हमने भाई, पहले हमने पढ़ लिया फाउंडेशन की डिजाइनिंग में सॉइल की शियर स्ट्रेंथ का रोल है, फिर हमने बोल दिया एम्बैंकमेंट। अब आपसे मैं एक चीज और बोलता हूं, एम्बैंकमेंट एक टर्म, एक यूनिट आएगी जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये सॉइल की यूनिट है आपकी, ये यूनिट पढ़ाऊंगा मैं आपको। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई भी एम्बैंकमेंट बना रखा है तो उसको हम एक एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है, किसी भी एंगल पर अगर आप ग्राउंड लेवल पर सॉइल पर कोई भी एक ऐसा सॉइल का स्ट्रक्चर बना रहे हो जो कि इंक्लाइंड है, तो कभी भी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का मतलब क्या है। अब देखो, अगर मैं इस एम्बैंकमेंट की बात करूं तो ये एम्बैंकमेंट तो इंक्लाइंड है ना, वर्टिकल तो नहीं है, ऐसा इंक्लाइंड है ना, हम लोग ऐसा इंक्लाइंड है। तो कोई भी इंक्लाइंड स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ सॉइल, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, देखो स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहना। अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इक्विलिब्रियम का मतलब है फोर्स लगने से पहले और फोर्स लगने के बाद कोई भी स्ट्रक्चर अपनी पोजीशन पर रहना चाहिए। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो चालू करा था, तो इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करा था। तो इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करूं, तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर आपने बनाया तो फोर्स लगने के पहले और फोर्स लगने के बाद को अपनी पोजीशन पर रहना चाहिए। सेम गोज विद स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, कि अगर कोई स्लोप आपने बनाई है, कोई एम्बैंकमेंट आपने बनाया है जिस पर आपने इसको एंगल देखो स्लोप देखी नहीं है एम्बैंकमेंट की,
तो इसका कोलैप्स नहीं होना चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, जो कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का मतलब समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा फाउंडेशन, सेकंड बना हमारा एम्बैंकमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, थर्ड बना मेरा शीट पाइल। अब देखो फोर्थ क्या है, ये भी कॉफर डैम है और ये भी कॉफर डैम है। अब ध्यान से देखना क्या होता है भाई, जब हमें पानी के अंदर, अब ध्यान से देखना भाई, ये रिवर है, आप देखो ये नीचे सॉइल दिख रही है, यहां पर ये नीचे क्या है, यहां पर आपको सॉइल दिख रही है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, सॉइल दिख रही है। जब भी हमें नदी के अंदर काम करना पड़ता है भाई, हमें मान लो आपको कोई फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, नदी का पानी जो है हम रोक देते हैं। अभी डैम क्यों है, क्योंकि यहां पर देखो इसके थ्रू हम चलकर जाते हैं इसके अंदर। डैम क्यों है, आप लोगों सर ये तो इसकी जैसा ही दिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है कि ग्राउंड लेवल है, यहां पर क्या है, पूरा सराउंडेड वाटर है आपका। तो सराउंडेड वाटर की वजह से हमें एक डैम बनाना पड़ेगा या फिर एक पाथवे बनाना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से हम लोग इसके अंदर जाएंगे। तो होता क्या है कि जब हमें नदी के अंदर काम करना पड़ता है, तो ये शीट पाइप हम जो ग्राउंड लेवल है इसके अंदर घुसा देते हैं। अभी हवा में तो रहेंगी नहीं, जो नीचे मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर हम शीट पाइप को घुसा देते हैं। तो दैट मींस ये जो कॉफर डैम आपने बनाया, अब नदी के अंदर काम करने के लिए आपने जो कॉफर डैम, शीट पाइल ही होती है, शीट्स को हम नदी के अंदर लगा देते हैं ताकि फ्लो रुक जाए। तो ये भी क्वेश्चन कभी ना कभी किसी सब्जेक्ट में पूछा सकता है, कॉफर डैम किस में काम आता है। कॉफर डैम आपका काम आता है जब आपको नदी के अंदर काम करना पड़ता है, तो उसमें हम डिफरेंट शीट पाइल को लगा देते हैं, जिसकी हेल्प से हम नदी के अंदर भी काम कर सकते हैं। अब आपको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है, ये सारी इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी भाई, एक तो हमने फाउंडेशन पढ़ लिया, एक हमने एम्बैंकमेंट पढ़ लिया, थर्ड पॉइंट हम डाल देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने डाल दिया स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, शीट पाइल। फोर्थ पॉइंट है हमारा शीट पाइल, और फिफ्थ पॉइंट क्या बन गया हमारा, कॉफर डैम। तो इन सब की डिजाइन में आपको सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ का मेन इंपॉर्टेंस होता है। अब मैं आगे चालू तो कर सकता हूं कि शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, बट हम थोड़ा इसका आज इंट्रोडक्शन ही रखते हैं, और फिर इवनिंग में मैं आपको एक लेक्चर इसका कॉन्सेप्चुअल देता हूं। तो अभी इसके यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग, अभी तो मैंने आपको बस इंट्रोडक्शन आज पढ़ाया है, इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग इसका नेक्स्ट चालू करेंगे। थोड़ा इसको अपने दिमाग के अंदर घुसा लो, दिमाग के बाद फिर हम इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय।